नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार से बंगाल तक हिंसा, साजिश और बवाल है। बुलेटिन में हम आपको सासाराम से लेकर बिहार शरीफ और हावड़ा से लेकर हुगली तक ले चलेंगे, जो हिंसा से कई दिनों से दहक रहे हैं। बिहार शरीफ में अब तक 140 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सासाराम में 45 लोग धरे जा चुके हैं। इन सब के बीच बिहार के डीजीपी हिंसा के तीसरे दिन सासाराम पहुंचे, बैठक की और लौट आए। हालांकि सीएम साहब को अब तक वक्त नहीं मिल सका। इन सब के बीच बीजेपी जेडीयू में आरोप जारी है। इन दोनों खबरों पर अगले आधे घंटे तक हमारी पैनी नजर रहने वाली है। हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि हालात किस कदर हैं, एक्शन क्या हुआ है और उस एक्शन के बाद हालात में कितना सुधार है। कि मैं किस रास्ते को पकड़ूं। मैंने पहले भी कहा था, एक गाना है, इनकी स्थिति ये जो अभी बार्गेन पर चल रही है, यहाँ की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ बार्गेन पर चल रही है। आरजेडी को कहते हैं, थ्रेट देते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। कहाँ जाने का? तो जहाँ जाने का है वहाँ सबको मालूम है। और मैं बार बार कहता हूँ, ये गाना गाते हैं, मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब मालूम नहीं है कि मैके का दरवाजा बंद है इनके लिए। राजनीति रूपी मैके जिसका दरवाजा बंद है, जिसने इनको नीतीश कुमार से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनाया। वो तो बोले थे एक बार कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अब भाजपा में नहीं जाऊंगा, मुझे मरना पसंद है। वो तो ये भी बोले थे कि मैं आरजेडी में नहीं जाऊंगा। तो उनके बोलने को उनकी तो विश्वसनीयता ही नहीं बची है। तो इस वक्त हालात क्या है, आरोप और प्रत्यारोप से इतर, वो जानने के लिए सीधे रुख बिहार शरीफ का कर लेते हैं। वहां से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ चुकी हैं अपडेट के साथ। श्वेता, सबसे पहले ये बताइए वहां की स्थिति है क्या अभी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है स्थिति को नियंत्रण में रखा गया, धारा 144 लगाई गई, बावजूद इसके बम धमाके हो जाते हैं। अभी भी वहां पर कई ऐसी जगहों पर हिंसा की खबरें हैं। नहीं, बिहार शरीफ तो इस बात का नमूना है कि इस हिसाब से समझिए कि यहाँ पर अगर सरकारी मंशा हो तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अंधेरा होने के बाद से जिस तरीके से अचानक हिंसा की शुरुआत होती थी, उसके बाद देखिए सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी मौजूदगी यहाँ पर लगाई गई। आप अभी भी, ये मुख्य सड़क है, अभी आपको कुछ लोग जरूर दिख जाएंगे जो अपने कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो उस तरफ थाने की तस्वीर है। इस तरफ भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं कुछ कामकाज के लिए, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी, केंद्रीय बलों की मौजूदगी, ये सारी चीजें इस बात को इंश्योर करती हैं कि किसी तरह की हिंसा इन इलाकों में नहीं हुई। इसीलिए बीती शाम आपने देखा कि यहाँ पर डीजीपी भी आए। हालांकि रात में उन्होंने पूरी समीक्षा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद यहाँ से निकले, लेकिन बड़े अधिकारियों का आना और बड़ी संख्या में बलों का मौजूद रहना इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर मंशा हो तो चीजें ठीक हो सकती हैं। यानी मंशा की कमी आपको दिख रही है। आप अगर श्वेता थोड़ा मुमकिन हो पाए तो कुछ और तस्वीरें वहां पर दिखाइए। क्या लोगों में किसी तरह की अभी भी दहशत है? पलायन की खबरें भी हम सुन रहे थे, कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए, हालांकि सरकार प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए, वो रोहतास सासाराम के इलाकों में उस तरह की खबरें सामने आई थी जिसका खंडन किया गया था वहां के प्रशासन के द्वारा। लेकिन अब अगर आप उन इलाकों में भी देखें, और उस इलाके में हालांकि सासाराम में दोबारा धमाके की भी खबर आई, लेकिन बिहार शरीफ का जहां तक सवाल है, जहां पर ये पूरा हिस्सा देखिए, जहां पर शोभा यात्रा यहीं से निकल कर गई थी और आगे की तरफ बस यहां से चंद कदमों की दूरी के बाद यहां पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। रामनवमी महोत्सव के लिए अलग अलग पोस्टर्स आपको दिखते, और ये संयुक्त एक तरह से अलग अलग संगठनों के लोग एक साथ आकर और उसके बाद शोभा यात्रा में आगे निकले थे। इस पूरी सड़क पर आगे चलकर लगभग 50 मीटर का हिस्सा ऐसा आता है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद दंगे की शुरुआत हुई थी। एक दिन में ही जो प्रशासन है उसकी तरफ से कह दिया गया कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सब ठीक हो गया है, और फ्लैग मार्च किया गया पुलिस द्वारा। उसके फौरन बाद यहाँ पर दूसरे दिन
गोलीबारी की घटनाएं हुई थी, लगभग 100 राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई थी। लेकिन आज की स्थिति देखिए, क्योंकि कल जो पूरा दिन है, कल पूरे दिन पूरी हलचल रही, जो केंद्रीय बल है उन्हें यहाँ पर भेजा गया, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आए, एसएसबी, आईटीबीपी पहले से यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन राइट कंट्रोल के लिए जब स्पेशलाइज्ड दस्ते यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बाद से जो उपद्रवी हैं उनके मन में बहुत भय का माहौल जरूर आ गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो एफआईआर है वो तय करेंगे कि आप किसके ऊपर जिम्मेदारी इसकी डाल रहे हैं। जांच को टाइम बाउंड होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। जांच जो अभी तक यहाँ पर हो रही है उसमें भले ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये इशारा कर दिया जाता है कि कोई साजिश हो सकती है, लेकिन अगर है तो वो किसकी है? अगर सियासी भी है और आपके पास उसके पुख्ता सबूत हैं तो वो चीज सामने आनी चाहिए। जब तक वो चीजें सामने नहीं आती हैं तब तक इस तरह की चीजें चलती ही रहेंगी, साल दर साल ये होता ही रहेगा। इसीलिए अब केवल नियंत्रण नहीं, नियंत्रण पहला कदम था। नियंत्रण जब एक बार आप कर लेते हैं एक इलाके में, अभी भी एक हमें देखना होगा कि उन इलाकों में जहां पर लगातार मौजूदगी रही है सुरक्षा बलों की, वहां पर अब पूरी तरीके से सब सामान्य है कि नहीं। क्योंकि देखिए, एक दिन और यहां पर, आज का दिन और कल का दिन भी यहां पर अभी इंटरनेट पूरी तरीके से बंद रहेगा। अभी इंटरनेट बंद है, धारा 144 को लागू किया गया है, तो ये चीजें भी एक्ट करती हैं शांति की तरफ। लेकिन सामान्य है कि नहीं ये इलाका तब समझ में आता है जब इन चीजों की आवश्यकता के बगैर भी शांत रहे सब कुछ। त्योहार भले ही बीत चुका है रामनवमी का, लेकिन अभी देखिए रमजान का महीना चल रहा है, फिर ईद आएगी, उसके बाद हनुमान जयंती का भी त्योहार है जब शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ये सारी चीजें अगर आपको वाकई सामाजिक सौहार्द और शांति हर तरफ रखनी है तो उसके लिए काम एक अलग स्तर पर होना चाहिए। काम एक अलग स्तर पर होता है। लेकिन अगर हम बीते एक दिन की बात करें तो हाँ, बिहार शरीफ के इलाके में जो सुरक्षा बल है उनकी मौजूदगी से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। ठीक है श्वेता, आप रहिए। और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा मुस्तैद की गई है, क्योंकि जरूरी है इस वक्त हालात पर पैनी नजर रखना। आप रहिएगा जरा साथ। बिहार के 2 शहर सासाराम, बिहार शरीफ हिंसा की आग से झुलसते रहे हैं। बरसों का माहौल खराब हो गया, कई घायल हुए और सियासी आरोप इस कदर चले कि माहौल फिर सियासत से धुआं धुआं हो गया। इतना ही कहूंगा कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था, और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। इसके जो हालात हैं, चारों ओर हिंसा हो रही है और ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी, बिहार में शांति, सद्भावना कायम है, कानून व्यवस्था है, कानून का राज है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। बीजेपी जहां दंगा हो रहे हैं, दंगाइयों को प्रश्रय दे रही है, पहले वो वहां संभाले जहां हिंसा हो रही है बीजेपी शासित राज्यों में। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। आप जरा सोचें, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना, ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको। और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं। तो खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सासाराम से लेकर बिहार तक किस तरीके के हालात हैं वहां पर बिहार शरीफ में, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आदित्य हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सुजीत झा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आदित्य, आप जहां पर हैं सासाराम में, वहां हालात बताइए, वहां हालात कैसे बने हुए हैं? अर्पिता, जहां तक सासाराम की बात की जाए तो एक तरफ जहां जिला प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
हर तरह के उपाय किए गए हैं, फ्लैग मार्च किया गया है, वहीं यहाँ धमाकों का सिलसिला अर्पिता रुक नहीं पा रहा है। बड़ी बात यह है कि जहां पहली बार जो धमाका था उसमें शार्पनर्स, छर्रे और विस्फोट के बाद मलबा दिखा था, वहीं दूसरी ओर जो इस बार ताजा जो धमाका हुआ है आज सोमवार की सुबह बताया जाता है, और ये इलाका है छेदी गली का, जो कि मोची टोली में आता है और ये भी उसी नगर थाना इलाके में पड़ता है। तो बड़ी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी के चोटिल होने की खबर नहीं है, लेकिन धमाकों का सिलसिला जारी है। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह धमाका हुआ वहीं उसी मकान के सामने पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी। तो इस बात पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट के बाद धमाका कैसे हो जाता है। गौरतलब ये भी है अर्पिता कि अगर आप धमाके के विजुअल्स देखेंगे तो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि उस धमाके में छर्रे या शार्पनर्स नहीं देखे गए हैं। और बड़ी बात यह भी है कि दीवार का पेंट भी कायदे से नहीं जला है। तो ये काफी लो इंटेंसिटी धमाका था, लेकिन अभी इस पे जांच जारी है और प्रशासन ज्यादा डिटेल्स दे पाएगा इस मामले में। लेकिन आप समझें जिस तरह से कि अभी जिस तरह से हिंसा हुई और हिंसा के बाद अब एक एक करके धमाके हो रहे हैं, इसके बाद से माहौल अभी शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव तो बाकी। ठीक है, आप रहिए जरा आदित्य। श्वेता सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि कहां कानून व्यवस्था खराब है। क्या ये बम धमाके, ये होती हिंसा, ये जलते बिहार दिख नहीं रहे उनको? देखिए, ये सही में अगर देखा जाए तो पूरा प्रकरण जो है वो एक राजनीति का शिकार है। जैसा कि श्वेता ने बताया, ये केंद्र और बिहार के बीच में जो तनातनी चल रही है उसकी वजह से हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार से कहा जाता है कि 144 लागू कर दिया गया है, सासाराम कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, अनाउंसमेंट किया जाता है बिहार शरीफ में, लेकिन बाद में उसका खंडन कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है कि ताकि ये न लगे कि कानून व्यवस्था यहाँ पर खराब है। लेकिन हकीकत क्या है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर 144 लगाना पहला प्रशासन का ये कर्तव्य होता है, ताकि हिंसा को कंट्रोल किया जा सके, वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दिखाना है कि हम यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जबकि धमाके लगातार हो रहे हैं। अभी आदित्य ने बताया कि आज सुबह भी धमाका हुआ सासाराम में। निश्चित तौर पर लो डेंसिटी का वो धमाका है, लेकिन कम से कम प्रशासन के लिए तो ये कड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल होने के बावजूद अगर एक पटाखा भी कोई फोड़ता है, आजकल कोई दिवाली का मौसम नहीं है, लेकिन ये फोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात जरूर है। जो बिहार में असल में क्या है कि आप अगर बिहार का इतिहास देखें तो पिछले 2 बार की मैं बात करूं तो जब भी यहाँ पर सरकार बदली है, यानी कि बहुमत किसी और सरकार को और बीच में जब सरकार बदलती है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। 2017 में जब महागठबंधन की सरकार बदल के एनडीए की सरकार हो गई तो 2018 के रामनवमी में आपने देखा होगा कि 10 शहरों में इतनी जबरदस्त हिंसा हुई थी रामनवमी के अवसर पर। और फिर देखिए इस बार 2022 में एनडीए से महागठबंधन में जब सरकार बदल जाती है तो 23 के रामनवमी में ये घटना हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसमें साजिश है, ये कोई गड़बड़ कर रहा है, तो ये तो प्रशासन का काम है ना। प्रशासन को इसको देखना चाहिए, प्रशासन को जांच करनी चाहिए, कौन साजिश कर रहा है उसको पकड़ना चाहिए। आज विधानसभा में इसी बात को लेकर काफी हंगामा होने वाला है। श्वेता, देखिए एक तरफ सियासत अपनी जगह है, लेकिन हिंसा जो हो रही है वो अपनी जगह है, और उसको लेकर गंभीरता आपको लग रही है सरकार में कि सरकार गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, या सिर्फ एक बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश है कि देखिए सब हालात कंट्रोल में है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। आप वहीं पर है, जरा बताइए हकीकत क्या है। देखिए अर्पिता, इसमें इस चीज को समझना होगा कि 3 अलग अलग इलाकों का हम ब्यौरा ले रहे हैं। हालांकि इसमें बंगाल भी मैं जोड़ूंगी क्योंकि वहां पर भी जिस तरीके से हिंसा चल रही है और निर्बाध, खत्म ही नहीं हो रहा है कुछ भी, तो यहां पर इसे समझना होगा। जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर मंशा हो तो बदलाव हो सकता है, हिंसा पर रोकथाम किया जा सकता है। अब सासाराम देखिए, वहां पर डिप्लॉयमेंट के बावजूद अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो कहीं एक कवर अप की भी कोशिश है, ढांकने तोपने की। दूसरी तरफ बिहार शरीफ जहां का हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर डिप्लॉयमेंट किया गया, अगर सुरक्षा बल बढ़ाए गए, अगर गश्त बढ़ाए गए उन गलियों में, अगर जहां पर डिस्टर्ब्ड इलाके हैं खासकर वहां पर मौजूदगी रखी गई सुरक्षा बलों की, तो उसके बाद कोई भी उपद्रवी सामने नहीं आया। जरूरी है कि जो कानून का पालन नहीं करते हैं, जो समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, उनके मन में
वो खौफ बैठे। और यहां पर अगर हो सकता है तो बाकी इलाकों में क्यों नहीं ये देखने के लिए मिल सकता है? यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देने का प्रयास कर रही हूं। अगर यहां पर बदलाव दिख रहा है तो सासाराम में वो बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों वहां कि जब धमाका होता है तो आप कहते हैं गलती से गया बम, ऐसा नहीं था कि वहां पर बम फोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ये मिस एक्सप्लोजन हो गया है। तो उसमें सवाल तो ये भी हो जाता है ना, वो एक्सप्लोसिव्स कहां से आए थे, कहां से वो विस्फोटक लाए गए थे? कोई सामान्य एक दिवाली का पटाखा बनाने का कारखाना तो लगा नहीं था वहां पर। तो अगर उसको आप संजीदगी से नहीं लेंगे, अगर आप उसको कवर करेंगे, और जैसा सुजीत बता रहे हैं कि आप धारा 144 लगाने को भी अपनी हार मानेंगे, तो फिर वहां पर स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। यहां पर सेक्शन 144 लगाया गया, उसका पालन इस तरीके से करवाया गया कि लगभग एक कर्फ्यू जैसा माहौल आपको दिखता है। लेकिन सीधी सी चीज क्या थी, आप चाह रहे थे कि शांति बहाल हो, और वो शांति बहाल होते हुए दिखी यहां पर, तो इसी फॉर्मूले को आजमाना होगा बाकी जगहों पर भी। अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए था। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा अगर पिछले कई वर्षों से निकल रही है, और पिछले वर्ष हमने देखा था कि घरों की छतों पर जो सुरक्षा बल है उन्हें तैनात किया गया था, उस इलाके में खासकर जहां पर पत्थरबाजी का एक बैकग्राउंड रहा था, कुछ नहीं हुआ था, तो आप इस साल भी उसको आजमा सकते थे। खैर, अगर हो गया, उसके बाद आपने नियंत्रण कर लिया, तो वो सारी चीज हो जाती है कि सरकारी महकमा जो है, यहाँ पर पुलिस बल जो है, उन्होंने काम किया है और यहाँ पर ठीक हो गया है। अर्पिता, मैं दरअसल ये आदित्य गौतम से पूछना चाह रही थी कि क्या दूसरे बम धमाके को लेकर भी कोई स्टेटमेंट आया है? क्या उसको भी एक्सीडेंटल कहा जा रहा है कि नहीं? दूसरा, क्या वहां पर सेंट्रल फोर्सेज लगाई गई हैं? ये एक चीज मैं समझना चाह रही थी उनसे। आदित्य जी बिल्कुल, जहां तक सासाराम की बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो रखा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी सुजीत ने बताया कि इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है जिला प्रशासन, साफ तौर पे ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज को रोहतास जिले में लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि जहां एक और यहाँ बार बार चाक चौबंद व्यवस्था होने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के जो उपद्रवी तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, वो साफ तौर पर अपने कारस्तानियों में सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जहां तक प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन हर बात पे जांच की बात कहता है। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ सासाराम में हुए अभी के तनाव के बारे में, आप इसके पहले जो शराब से हुई मौतें हैं और बाकी जितने एपिसोड्स आप याद करेंगे, तो हमेशा जांच इतनी लंबी चलती है कि पकड़ पाना क्रिमिनल्स को मुश्किल हो जाता है। बड़ी बात यह है कि अभी तक गिरफ्तारियां भी चल रही हैं, लेकिन तनाव जारी है और उपद्रवी अब भी हमलावर दिख रहे हैं। ठीक है, आप रहिए जरा साथ, और साथ ही साथ देखिए हम ये मैप भी दिखा रहे हैं वहां पर कितनी दूरी है पटना से, और उसके बावजूद एक जगह पर पुलिस के आला अधिकारी जाते हैं, दूसरी जगह पर नहीं जाते मुआयना करना, तो ये भी प्रश्न खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है। तो बिहार शरीफ के हालात, सासाराम के हालात, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जरा ये हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पटना से सासाराम की दूरी क्या है, 150 किलोमीटर है, और 4 घंटे का वक्त जो है वो लगता है। और डीजीपी साहब यहां गए नहीं है, सीएम साहब अभी तक गए नहीं है। वो सीएम साहब जो ये कह रहे हैं कि कहां कानून व्यवस्था खराब है, कहां कुछ गड़बड़ है, कुछ इधर उधर करने में लोग लगे हुए हैं और उन्हें रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। रोकने की ये कैसी कोशिश है? लगातार हिंसा हो जाती है, बम धमाके हो जाते हैं, ये किस तरीके से सीएम साहब रोक रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस बीच हम आपको बिहार शरीफ की भी दूरी दिखाते हैं, जहां पर डीजीपी गए थे। यहां से 70 किलोमीटर 2 घंटे का समय लगता है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है सुजीत कि आप एक जगह जाते हैं, आप दूसरी जगह जाने से परहेज क्यों करते हैं? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 वर्षों तक शासन किया, और आप देखेंगे पिछला इनका इतिहास देखेंगे तो कहीं भी इस तरह की होती है तो मुख्यमंत्री का दौरा वहां पर नहीं होता है। ये बात भी सब जग जाहिर है। लेकिन आप देखिए कि बिहार शरीफ चूंकि पटना से नजदीक है, तो डीजीपी चीफ सेक्रेटरी चले जाते हैं, और वहां अगर जाना होता है रोहतास सासाराम जाना है तो वहाँ दूरी की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो ये निश्चित कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो प्रशासन की तरफ से जो जिस तरीके की तैयारी, जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह की कड़ाई होनी चाहिए, खास तौर पर अगर इस साल के रामनवमी की बात, रामनवमी का जो ये पर्व था, ये अगले दिन, रामनवमी के अगले दिन शुक्रवार का दिन था। तो जिस तरह की तैयारी, जैसा कि श्वेता सिंह ने बताया,
जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी पहले, वो तैयारी प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। ये बार बार कहा गया, फ्लैग मार्च करने में भी देरी हुई। तो तमाम तरह की बातें जो सामने छन कर आ रही, यहाँ तक कि जो कि सरकार में शामिल हैं लेफ्ट पार्टियां, वो भी सरकार के जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसकी आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। ठीक है सुजीत, श्वेता और आदित्य, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए कि हालात वहां पर क्या हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अभी तक मुख्यमंत्री साहब नहीं पहुंचे किसी भी जगह जहां पर हालात बिगड़े हैं। एक मैसेज जाता है, वो मैसेज देना फिलहाल वो जरूरी नहीं समझ रहे हैं। रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही। पहले हावड़ा में उपद्रव हुआ और अब हुगली अशांत है। हुगली में कल बीजेपी नेता दिलीप घोष की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा पर हमला किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक विमान घोष घायल हुए। रिरसा ये इलाका जहां पर उपद्रव के बाद धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए फिलहाल बंद है। हालात काबू में है। बीजेपी इस हमले का आरोप एक खास समुदाय पर लगा रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जारी हिंसा को लेकर नाराजगी जताई है और कहा है कि किसी भी हाल में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाज करेगा, दिमाग मत खराब। तो एक तरफ बंगाल में हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ अगर कुछ हो रहा है तो वो है सियासत। जमकर बयानबाजियां चल रही हैं, वार पलटवार चल रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर टीएमसी को घेरती नजर आ रही है और टीएमसी कह रही है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और इसको लेकर लगातार बयानबाजी आ रही, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हो। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि टीएमसी में जो हालात हैं उसको ममता बनर्जी काबू में नहीं कर पा रही हैं और किसी के शय पर ही ऐसा हो रहा है। হুগলি জেলায় যে ঘটনাটি ঘটেছে ওই একই ব্যাপার। বিজেপি এক পরিকল্পিতভাবে প্ররোচনা দিচ্ছে, উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, হাঙ্গামা তৈরি করছে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরির জন্য, অস্থিরতা তৈরির জন্য। আমরা বিস্তারিত খবর নিচ্ছি যে দলের হাতে প্রকাশ্যে রিভলভার নিয়ে রামনবমীর মিছিলে নাচানাচি হয়, তো সেই দলেরা দিলীপ বাবুর মুখে তো এই ধরনের ভাষা থাকেন। বিজেপির দায় এবং দায়িত্ব এইভাবে রামনবমীর নামে ঘুরে 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 গন্ডগোল তৈরি করছেন দিলীপ বাবুরা। 12 বছর ধরে আমি রিসরাতে যাচ্ছি, উনিও তো এমপি ছিলেন ওখানে, কোনোদিন তো গন্ডগোল হয়নি কিছু। আজ কেন হচ্ছে? শুধু নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কেন গন্ডগোল করানো হচ্ছে? কি সংখ্যালঘু ভোটকে ফিরিয়ে আনার জন্য, না ওদের ভয় দেখাবার জন্য? সেজন্য ভাবুন, এখানকার সমাজ আপনাকে ভোট দিয়েছে, আপনারা জিতেছেন। পরিবর্তন তো বেশিক্ষণ লাগে না। মানুষের সুখ শান্তি যদি ছিনিয়ে নেন, হিন্দু সমাজ যদি তার ধার্মিক পরম্পরা, শোভাযাত্রা, উৎসব পালন করতে না পারে, তাহলে তারাও ভাববে আপনাদের সম্বন্ধে। আপনারা যদি এই ধরনের রাজনীতি করেন, গুন্ডাদের এগিয়ে দিয়ে এখানে রাজনীতি করতে চান, সেটা বেশি দিন চলবে না। বাইরের লোক নিয়ে এসে এখানে একটা অশান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দিলীপ ঘোষ এই মিছিলে প্রথমের দিকে ছিল। গোলমাল হওয়ার একটু আগেই উনি বেরিয়ে গেছেন। কার প্রভোকেশনে হয়েছে এই মিছিল? कार प्रोवोकेशन ये जगह हुए? जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से रामनवमी के जुलूस पर हावड़ा में हमला किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई, उसके बाद आज फिर से दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से शोभा यात्रा पर एक सुनियोजित ढंग से फिर से हमला किया गया है। महिलाओं पर, बच्चों पर भी पथराव किया गया है। पुलिस और प्रशासन क्या करता रहा? ये कहीं ना कहीं टीएमसी मानसिकता यानी तानाशाही मानसिकता और कल्चर और तुष्टिकरण मानसिकता और कल्चर के चलते ही इस प्रकार के हमले लगातार हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और जिस प्रकार से लगातार हमले हो रहे हैं, इससे कई सारे सवाल चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आज सरकार को इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बंगाल के राज्यपाल ने हिंसा पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सीधे कहा कि लोकतंत्र पर चोट बर्दाश्त नहीं। What has happened? Deplorable, unfortunate. That does not bring credit to anyone down the line. Trying to throttle democracy and derail by the forces or advocates of mobocracy cannot be tolerated.
to have their way in a democratic society. Force and intimidation cannot be entertained in a civilized society. What is happening around in these days, in these two particular incidents, is nothing beyond criminality. Criminals and hooligans will be shown their place. They will soon realize they are playing with fire. The state is determined to root out this culture of intimidation and violence from the political scenario. All efforts will be made to see that law and order is established decisively. The constitution and the rule of law will be upheld. Raj Bhavan is watching and monitoring on a real-time basis. All stakeholders in the process who are expected to maintain law and order are now joining hands. There will be a concerted effort to root out this policy or politics of intimidation. Force has no place. Violence has no place in politics. As constitutional colleagues, there is interaction between the two of us. In a situation like this, what is important is to take action. This is not the time for evaluation. So the contents of what was discussed between the governor and the chief minister cannot be given in the public domain right now. The special cell is meant to be the eyes and ears of the governor. That is a cell which is constitutional within the Raj Bhavan, so that real-time monitoring is possible. And because of their efforts, now there is close communication between the government and the Raj Bhavan. At each stage, the developments are monitored, corrective action is taken, instructions are given. अनुपम मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अनुपम, जरा बताइए कि वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है, किन हालातों में इस वक्त बंगाल है? जी देखिए, इस वक्त मैं हुगली में हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, कॉम्बैट फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और जो ट्रैफिक है इस वक्त नॉर्मल कर दिया गया है। कल रात को जो हालात बने थे, आज सुबह से हालात काफ़ी बेहतर हैं। नए सिरे से हिंसा की कोई भी खबर अभी तक हुगली के रिसला में जहाँ पर ये घटना कल रात हुई थी, वहाँ अभी तक कोई भी हिंसा की घटना कल रात के बाद से नहीं हुई है। जो दुकान बाजार थे वो भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह हालात को नॉर्मल किया जाए। हावड़ा में जो हमने देखा था कि काफ़ी बड़ी जगह पे जो हिंसा हुई थी वो हुई थी, लेकिन हुगली में जो पैच है, जो जगह है, वो काफ़ी छोटी जगह है। मतलब हावड़ा के मुकाबले जो हिंसा हुई वो काफ़ी कम हुई है यहाँ पर, इसलिए पुलिस को यहाँ पर काबू करने में आसानी भी हुई और जो हालात हैं उसको रेस्टोर करने में भी काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि जो जगह है काफ़ी छोटी जगह है, फिर भी हर जगह जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस को तैनात करके रखा गया है। तो फिलहाल हालात वहां पर अभी नियंत्रण में है, लेकिन अनुपम, सियासी बयानबाजियों का दौर बहुत तेज चल रहा है। बीजेपी अब कई आरोप लगा रही है कि हमारे नेता जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं है और हमने बंगाल में ये ट्रेंड देखा है कि जैसे कोई हिंसा होती है या हालात बिगड़ते हैं तो नेताओं के घायल होने या उनकी मौत की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। जी देखिए, कल की घटना में बीजेपी के एक विधायक वो घायल हुए थे और कई लोग और भी घायल हुए, पुलिस भी घायल हुए। देखिए, जहां हिंसा होगी वहां पर लोग घायल होंगे और ये पिछले कई दिनों से ही हम देख रहे हैं। खासतौर पर बंगाल में रामनवमी के बाद से ये तीसरी या चौथी इस तरह की घटना है जहां पर दो समुदायों में झड़प हुई है और राजनीतिक तापमान बेहद बढ़ गया है। दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। टीएमसी की ओर से खास तौर पर बीजेपी पर हमला किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस पूरी हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि टीएमसी खासतौर पर जब रामनवमी के दौरान ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई थी, कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर, ऐसा बीजेपी लगातार कह रही है और इस वजह से ये हुआ है, जबकि उनको कानून व्यवस्था देखनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव सामने हैं, लोकसभा चुनाव सामने आने वाला है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल अनुपम, अगर मुमकिन हो तो एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर हालात कैसे हैं? इंटरनेट बहाल कर दिया गया या अभी किन किन इलाकों में धारा 144 लागू की गई है या हटा ली गई है, इस बाबत क्या अपडेट?
जी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे पुलिस की तैनाती जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर की गई है। इंटरनेट सस्पेंडेड है, लेकिन जिस जगह पर घटना हुई है वहीं पर इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। थोड़ी दूर पर यहाँ पर हम लोगों को इंटरनेट मिल रहा है, इसलिए हम आपको ये लाइव कवरेज दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर एक संवेदनशील इलाका है, इस जगह पर पुलिस पोस्टिंग की गई है। जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो सुचारू कर दिया गया है और पुलिस जो है ट्रैफिक नियंत्रित भी कर रही है। जो पब्लिक बसें होती हैं वो चलनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कल रात जिस तरह के हालात बने थे, यहाँ पर ये पूरा रास्ता बंद हो गया था, ट्रैफिक बंद हो गया था, दुकान बाजार सब बंद हो चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे कई दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि पुलिस की पोस्टिंग लगातार इस पूरे जो सेक्टर है यहाँ पर हो रही है और लगातार पुलिस की ओर से गश्त भी लगाई जा रही है। ऐसे में लोगों में कॉन्फिडेंस जो का अभाव हो गया था उसको वापस लाने में मदद मिलती है। तो वही काम फिलहाल पुलिस यहाँ पर कर रही है। देखिए, पुलिस की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर मूवमेंट कर रही हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिखाकर लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की प्रचेष्टा कर रही है। ठीक है अनुपम, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बंगाल के हालात हमने आपको दिखाए, बिहार के हालात हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से हिंसा के बाद वहां हालात हैं। बढ़ रहे हैं आगे, बात राहुल गांधी की अब करते हैं। मानहानि केस में सजा के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी आज सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले। मोदी सरनेम वाले बयान से जुड़े विवाद में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। इसके बाद 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब 11 दिन बाद इस फैसले के खिलाफ राहुल ने अपील का मन बना लिया है। कांग्रेस ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। कांग्रेस शासित राज्यों से मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं। पार्टी सूरत में एक तरीके से कहिए तो आज शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में है। बीजेपी ने इसे लेकर राहुल और गांधी परिवार पर निशाना साधा। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। आपने ओबीसी कम्युनिटी के प्रति जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप माफी मांग सकते हैं। राहुल ने कहा मैं राहुल हूं, मैं माफी नहीं मांगता। आई एम राहुल, राहुल डज नॉट से सॉरी। सच एरोगेंस, मैं राहुल हूं। अरे राहुल ही तो हैं, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं। द टू आर्ट्स नेवर गो टुगेदर, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं है। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी। ओबीसी के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें अपमानित किया, और अब यह आपकी धृष्टता है। आज आप सूरत में जाकर जले में घी, उनका दिल जल रहा है, उस पर आप घी डालेंगे, और कटे में नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से, उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, सेंटेंस में, कन्विक्शन में नहीं। जब आप कन्विक्ट करते हो तो उसमें किसी परिवार या किसी की पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती, अपराध देखा जाता है। सजा देने में राहुल गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि, राहुल गांधी की पृष्ठभूमि, सबका आकलन होना चाहिए था। ये मैक्सिमम का नहीं था, मिनिमम का था। क्यों भैया? गांधी परिवार के लिए देश का कानून अलग क्यों होगा? आप किस प्रकार का घमंड, किस चरम तक एरोगेंस जा सकता है, देखिए। मतलब आप और हम सेकंड कैटेगरी के इंडियंस हैं, और ये गांधी परिवार के लोग, यही हमारे शहंशाह और शहजादे हैं। ये इस प्रकार की भावना से अब भारतवर्ष निजात पा चुका है, अब भारतवर्ष उसमें नहीं है। दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। उनसे खास बातचीत की मौसमी ने। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हम लोगों की एक राहुल जी के साथ जो हम लोगों का संबंध है, अकाट्य संबंध है, उन्हें बेमतलब सताया जा रहा है। उनका दोष क्या है? उनका दोष तो यही है ना कि वे इस देश में जो भी गलतियां और जो भी देश की बर्बादी आज नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार कर रही है, क्या विपक्ष का काम ये नहीं है कि जनता के सामने वो सारी बात लाई जाए?
नोटबंदी से पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। जीएसटी हम खुद चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार का फॉर्मुलेशन जीएसटी का उन्होंने बनाया उससे हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि 3 रुपए के डीजल पर अब 32 रुपए सेंट्रल एक्साइज टैक्स लग रहा है। 9 रुपए पेट्रोल पर लगता था, आज 34 रुपए उस पर लग रहा है। लोगों की जेब से सारा माल निकालो और बांटो। अरे हमारा तो प्रश्न इनसे मोदी जी से ये है कि 20,000 करोड़ है किसका, ये उस पर चर्चा करने तैयार नहीं है। लोकसभा में चर्चा नहीं होने देते हैं। अडानी जी का नाम आता है तो या तो डर जाते हैं, पता नहीं क्या कर जाते। भाजपा कह रही है कि मोदी की जात का, अरे भाई मोदी कोई जात है क्या इस देश में? अरे मोदी सरनेम के पारसी भी हैं, मोदी सरनेम के मारवाड़ी भी हैं, मोदी सरनेम के जैनी भी हैं। ये मोदी कोई जात है क्या? गुजरात के ओबीसी लिस्ट में पता लगा दीजिए, बता दें कि ओबीसी मोदी कोई जात होती है। तो ये दलील आपके वकील क्यों नहीं देते? तो राहत मिल जानी चाहिए आपको कोर्ट से। क्या राहत मिलेगी? दलील तो वो सब दी गई, लेकिन अगर कोई मन बना के आया हो तो क्या करिए। और इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मन बना लिया है अब कोर्ट में अपील करने को लेकर, और सेशन कोर्ट उनको जाना है सूरत में। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। राहुल गांधी की बहन प्रियंका उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची। सोनिया गांधी भी उनसे मिलने पहुंची थी और अब प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची हैं। हालांकि प्रियंका बहुत आक्रामक उस वक्त भी लगी थी जब सदस्यता राहुल गांधी की गई थी और राहुल को सजा हुई थी। उसके बाद प्रियंका खुलकर सामने आई थी और उन्होंने कहा कि सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती, विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, राहुल की आवाज दबाना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा से जो सफलता मिल रही थी उससे बीजेपी घबरा गई है और अडानी के मुद्दे पर जवाब देने से बचना चाहती है और इसीलिए राहुल को सजा और राहुल की सदस्यता गई है।